होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी होली कैसी रही? उम्मीद है कि होली अच्छे से बीत गई होगी और होली को आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो दोस्तों, अब हमारी होली बीत चुकी है, तो अब हम लोग दोबारा फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, इसके पहले आपसे दो बातें करेंगे। पहला बात और दूसरा बात, दो बातें आपसे करना जरूरी है। पहला आपसे बात ये करना है दोस्तों कि आपका पेपर कब होगा, उसके बारे में अनुमानित समय क्या लगाया जा सकता है, आपका पेपर कब होगा और क्यों पेपर लेट होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे दोस्तों। और सेकंड बात ये करेंगे कि क्या आप लोग टेट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, साथ में नहीं कर सकते हैं, क्या आप लोगों का टेट या सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा, आप लोग अपने से तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे कि आप जो है अपने से तैयारी करके टेट और सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आप ही की तरह तैयारी करके टेट और सीटेट दोनों को क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे क्लियर किया जाता है। दोस्तों, मेरा टेट में 113 मार्क्स आया था और सीटेट में 117, प्राइमरी और जूनियर में 105 मार्क्स आया था। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। लास्ट तक का बने रहेगा दोस्तों, आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे कैसे आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका चैप्टर। देखिए, पहला चैप्टर दोस्तों हमारा क्या है कि दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव लाया है, विज्ञान के आने से हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है, उसके बारे में हम इस चैप्टर या इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। समझ में आया? मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो विज्ञान आया है हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान की अवधारणा, मतलब विज्ञान क्यों आया। तो किसी भी समस्या है उसके पीछे जब हम कारण जानने की, मतलब जैसे कि बिजली क्यों चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं और बरसात क्यों होती है, हवाएं क्यों चलती हैं, इन सभी को पहले क्या था, इन सभी के पीछे एक हमारा कोई ना कोई कल्पना थी, कोई ना कोई हमारा कहते थे कि प्राकृतिक शक्तियां हैं, अलग अलग मतलब टाइप के रूढ़िवादिताएं थी, अंधविश्वास थे, कुसंस्कार थे। इन्हीं सभी के बारे में जब अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, तो पाया गया कुछ न कुछ कारण है। और इन्हीं सभी कारणों को खोजने के लिए किसका जन्म हुआ, खोजने के बाद जन्म हुआ किसका, विज्ञान का दोस्तों। तो समझ में आया? विज्ञान का जन्म हमारे कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं के बारे में जब अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद उनका सच्चाई निकाला गया, सत्यता निकाला गया, वही किसका जन्म देता है दोस्तों, विज्ञान का जन्म देता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम विज्ञान का अर्थ समझते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मीनिंग ऑफ साइंस, इसके बारे हम लोग देखते हैं। तो विज्ञान दोस्तों क्या है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द का क्या है, विज्ञान दोस्तों लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द तथा लैटिन भाषा की सीओ क्या है, सीओ SCIO से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। तो विज्ञान का अर्थ जानना होता है। इसके पहले में थोड़ा सा हम बता चुके हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, किसी घटना के पीछे क्या कारण है उसको जानना, यही हमारा क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको समझ आया, विज्ञान क्या है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है हमारा जानना। समझ में आ गया? अब देखो आगे देखते हैं कि इस प्रकार साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान का समावेश, अर्थात प्रकृति के संबंध में प्राप्त नियमित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या दोस्तों? प्रकृति के संबंध में प्राप्त नियमित ज्ञान ही क्या है दोस्तों, आपका विज्ञान। समझ में आया? आगे देखिए, दूसरी अगर परिभाषा देखा जाए दोस्तों, तो दूसरी परिभाषा हमारा क्या है कि प्रेक्षण के आधार पर नियमों एवं तथ्यों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। प्रेक्षण मतलब ऐसा हमारा ज्ञान कि जो
हमारा एक्सपेरिमेंटल किया गया, जो देख करके किया गया हो, जो मान्यताओं पर नहीं बेस हो, जिसका हमारा टेस्ट किया गया हो, वही ज्ञान हमारा क्या होता है दोस्तों, विज्ञान होता है। आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान क्या है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों आज का चैप्टर दोस्तों आपको समझने वाला चैप्टर है, आप समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों ये समझदारी बेस पर चैप्टर, समझने पर आपके ज्यादा फोकस करता है। देखिए तो देखा जाए कि दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन के क्षेत्र में। तो परिवहन के क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या परिवर्तन आया है, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो आदि काल में क्या था, मानव किससे जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे। कहीं भी जाना होता था तो पैदल जाते थे। मान लो उसको मतलब पुराने समय में 10 किलोमीटर जाना होगा तो पैदल जाने में बहुत समय लगता था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्या आया, बैलगाड़ी आ गया, बैलगाड़ी से आदमी जाने लगा। उसके बाद कुछ और परिवर्तन विज्ञान ने विकास किया। क्या हुआ कि आदमी क्या हुआ, साइकिल बना लिया, स्कूटर, मोटर बाइक, ट्रक, बस, ये सभी बना लिया। तो दोस्तों ये सभी क्यों बना, कैसे बना, जब विज्ञान ने विकास किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विकास किया, तो इसीलिए हमारा क्या बना, ये सभी बना। समझ में आया आपको। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के ही कारण हमारा परिवहन क्या हुआ, परिवहन में परिवर्तन आया, परिवहन चेंज हुआ। अब देखिए क्या है कि अब विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आप एयरक्राफ्ट से, आप क्या है एयरक्राफ्ट से चले जाएंगे, हवाई जहाज से चले जाएंगे, आपको कम समय लगेगा। नहीं तो अगर पैदल जाना होता तो बहुत ज़्यादा समय लगता। अब विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, जेट विमान भी आ गए जिनकी स्पीड कई मैक होती है। मैक का मतलब दोस्तों हवा की स्पीड की कई गुने। जैसे मान लीजिए 2 मैक, 2 मैक का मतलब हवा की स्पीड की दुगुनी। ठीक, तो हवा की स्पीड दोस्तों कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 मैक का हो गया तो 332 गुणे 2 मतलब 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इतना स्पीड के हमारे क्या हो गए हैं दोस्तों, हवाई जहाज हमारे आ गए हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के हवाई जहाज आ गए हैं। तो अब देखिए क्या है, अगर हमको बड़ी से बड़ी दूरी तय करना होगा तो भी हमारे पास कम समय में हम बड़ी से बड़ी दूरी का जो है तय करते हैं। धरती का चक्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो धरती से एक ग्रह से हम दूसरे ग्रह पर भी जा रहे हैं। किसके माध्यम से दोस्तों, रॉकेट के माध्यम से। ये भी हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ही है। ट्रांसपोर्टेशन में ही चेंजमेंट आया ना, रॉकेट से हम क्या मंगल पर चले जा रहे हैं, चंद्रमा पर चले जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, दैनिक जीवन में जब विज्ञान ने विकास किया तो ये सभी हमारे परिवर्तन देखने को मिले। दोस्तों समझ में आया, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब देखा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। तो थोड़ा सा अगर पीछे चलें, आदिकाल से हम कंपेयर करते हैं तो क्या था, पहले लोग जो है, लोगों के यहाँ 10 बच्चे और 12 बच्चे लोग पैदा करने का क्या था, एक परंपरा थी। मतलब वो कहते थे कि उनके 10 बच्चे 12 बच्चे। क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि बीमारियां आती थी, महामारी आती थी बीमारी, और उसमें क्या होता था, ढेर सारे लोग, पूरा कहते थे, ऐसा कहते हैं कि पूरे के पूरे गांव, पूरा एरिया खाली हो जाता था, कोई नहीं बचता था, वहाँ 2-4 लोग बचे थे। क्योंकि उस समय बीमारियों का उचित ढंग से इलाज नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब विज्ञान ने विकास किया तो क्या हुआ कि जांच से रोगों का पता चलने लगा कि कौन सा रोग हो रहा है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई गई और दवाइयों से क्या हुआ, सभी प्रकार के जितने भी रोग होते थे सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाने लगा। कौन सा रोग हमारा प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा वायरस से हो रहा है, इन सभी के बारे में पता किया गया। और जो रोगों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी उनके बारे में टेस्ट किया गया, पैथोलॉजी टेस्ट किया गया। जैसे यूरिन का टेस्ट किया गया, ब्लड का टेस्ट किया गया, एक्सरे किया गया, अल्ट्रासाउंड किया गया, यहाँ तक कि जो मस्तिष्क या दिमाग का हमारा स्कैन किया गया, स्कैन किया गया। अगर शरीर के अंदर की पार्ट में देखें तो एंडोस्कोपी से परीक्षण किया जाता है दोस्तों। और मतलब देखा जाए को हैजा और चेचक के टीके का विकास कर दिया गया, जिससे कि मृत्यु दर को हम कम कर दिए। और दोस्तों सर्जरी भी इस समय अवेलेबल हो गई बहुत से। क्यों अवेलेबल हो गई, पहले नहीं थी दोस्तों। क्यों, ये सब क्या हुआ
हमारा चिकित्सा क्षेत्र में इतना परिवर्तन क्यों आया? विज्ञान के ही विकास से चिकित्सा क्षेत्र में परिवर्तन आया। अब देखिए दोस्तों, ऑपरेशन हो जाता है, बहुत स्मॉल सा आपका मतलब ऑपरेशन क्या सूक्ष्म विधियों द्वारा ऑपरेशन होता है, बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन हो कर लिया जाता है दोस्तों। आपकी हड्डी कोई टूट गई है, आपके आर्टिफिशियल अंग लगाने, आर्टिफिशियल पैर लगाना है, आर्टिफिशियल हाथ लगाना है तो भी लग जा रहा है। तो ये सभी हमारा क्यों आया? चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा में जब विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ दोस्तों, तो ये आपको ये जो है सुविधाएं सभी उपलब्ध हुए। लेकिन ये क्या आदिकाल में नहीं थी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया दोस्तों? आज का टॉपिक समझने वाला, अगर आपको समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक समझ के करने वाला है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जनसंचार, जनसंचार मतलब मास मीडिया। अब देखिए, मास मीडिया का मतलब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन, न्यूज पहुंचाने वाले संसाधन। तो क्या था कि आज से बहुत साल पहले मतलब देखा जाए तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या संदेश पहुंचाने के लिए क्या बोलते थे, कबूतरों को प्रशिक्षित करते थे। अब लोगों ने गाना सुना होगा, कबूतर जा जा जा। क्या था दोस्तों कि कबूतर एक जगह से लेटर को लेकर के दूसरी जगह जाता था। ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि उसके बाद हमारा लेटर जारी हो गया, पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन से और परिवर्तन आया दोस्तों, टेलीग्राम हो गया। टेलीग्राम के बाद धीरे धीरे और परिवर्तन आया। ये परिवर्तन क्यों आया? विज्ञान ने विकास किया। विज्ञान ने विकास किया तो क्या आ गया दोस्तों? आपका फैक्स मशीन आ गया, इंटरनेट से ईमेल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा हो गया, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, ठीक है, और टेलीविजन आया, टेलीविजन मतलब दोस्तों टीवी आया, दूरदर्शन आया, इन सभी के आने से दोस्तों एकाएक क्या हुआ, मास मीडिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और क्रांतिकारी परिवर्तन आने से सब कुछ एकाएक क्या हुआ, बदल गया। पहले क्या होता था कि कोई भी न्यूज, कोई भी जो है न्यूज जानने के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ता था। लेकिन इस समय क्या है कि इतना ज़्यादा विज्ञान ने विकास कर लिया है कि हम कहीं का न्यूज, विश्व में कहीं का भी न्यूज हम जो है घर बैठे जान सकते हैं। कैसे? इंटरनेट के माध्यम जान सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सभी का विकास कैसे हुआ दोस्तों? विज्ञान के विकास से ही जनसंचार का विकास अच्छे से हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? अभी देखा जाए तो जनसंचार का विकास, मास मीडिया का विकास, इसके विकास से दोस्तों अगर देखा जाए तो लोग, एजुकेशन सेक्टर भी इससे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ऑनलाइन जो है देखिए, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जैसे हम आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन क्या है? ये जनसंचार ही है, मास मीडिया है। मास मीडिया से क्या हुआ, हमारा एजुकेशन सेक्टर में भी विकास परिवर्तन आया और क्रांतिकारी परिवर्तन आया दोस्तों। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है कि मनोरंजन के क्षेत्र में क्या विकास आया, क्या परिवर्तन आया। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि लोग मनोरंजन कैसे करते थे? अगर देखा जाएगा आदिकाल में लोग मनोरंजन करते थे गांव में चौपाल बना करके, लोक संगीत के द्वारा, आल्हा करते थे, कीर्तन करते थे, ये सभी के द्वारा मनोरंजन हुआ करता था। कभी कभी कुछ और क्रियाएं हो जाती थी, जैसे नाच होती थी, नौटंकी होती थी, कव्वाली टाइप का होता था, ये हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब विज्ञान ने विकास किया तो सब कुछ बदल के रख दिया। अब सब कुछ कैसे बदला कि अब देखो, अब क्या है, लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। क्या है, घर में टेलीविजन हो गया है, टीवी देखते हैं, टेलीविजन से फुर्सत मिलती है तो दोस्तों कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, कंप्यूटर से फिल्में, मूवी ये सब देखने लगते हैं। और सबसे खतरनाक क्या आ गया इस समय, वीडियो गेम। बच्चे तो बाहर निकलने खेलने का मन ही नहीं होता, वो वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तो ये सभी क्या हो गए हैं इस समय, साधन मनोरंजन के हो गए हैं। तो ये सभी परिवर्तन क्यों आया? पहले चौपाल में हुआ करता था, नौटंकी, नाच, ये सब हुआ करते थे, लेकिन इस समय जस्ट सब कुछ बदल गया पूरा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्यों आया? विज्ञान के विकास से दोस्तों ये परिवर्तन आया। ठीक, तो अब देखिए ये सब परिवर्तन आ गया। तो इस सभी परिवर्तन से क्या हुआ, अगर हम देखें तो पूरा परिवर्तन इस समय मनोरंजन का साधन आपको अपने पास ही मिल जाता है, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सब कुछ चीज़ें बदल गई है एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब देखा जाए दोस्तों उद्योग। दोस्तों इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें एक एक टॉपिक के बारे में दोस्तों, बहुत लंबी टॉपिक हो जाएंगे। ठीक, इसके बारे में अगर हम पढ़ें
कि जैसे मनोरंजन के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहें, थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक। आप समझदारी को विकसित करिएगा, अगर समझदारी आपके अंदर आ गई तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएं, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसके बारे में आएगा कि कैसे विकास हुआ, विज्ञान की क्या भूमिका रही, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए उद्योग, तो उद्योगों के बारे में देखा जाए कि हमारे भारत में उद्योग का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों, आज से लगभग 70 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था, अंग्रेजों ने उद्योगों की जो कमर है एकदम तोड़ दी थी, मतलब उद्योग यहाँ पर थे ही नहीं, खत्म हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों सेक्टरों का, बड़े बड़े स्टील कंपनियों का, स्टील फैक्ट्रियों का, कारखानों का कारखानों का दोस्तों निर्माण किया गया। जैसे क्या था, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इन सभी का दोस्तों, बोकारो, इन सभी का निर्माण किया गया। अब इन सभी का निर्माण किया गया तो एकाएक दोस्तों बूस्ट आया, एकाएक परिवर्तन आया, किसमें, उद्योग क्षेत्र में। भाई जब किया गया, उत्पादन हुआ तो परिवर्तन आया, लोगों को रोजगार मिला और सभी चीज़ों का हमारा उत्पादन बढ़ गया। और देखा जाए दोस्तों, बड़े बड़े डैम बनाए गए, टिहरी डैम और हमारा भागीरथी डैम बनाए गए। इन सभी से क्या हुआ, हमारा विद्युत का सप्लाई, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पावर मिला। अब बहुत ढेर सारे एनटीपीसी बनाए गए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाए गए, ठीक है। तो इन सभी के विकास से क्या हुआ कि एक उद्योगों में क्या, अब जैसे एनटीपीसी बनाया गया तो वहाँ पर बिजली उत्पादन हुआ, उस बिजली को कहाँ भेजा गया, ये हमारे स्टील की फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कारखानों भेजा गया। वहाँ पर जब वो गया तो थोड़ा उत्पादन बढ़ गया और धीरे धीरे। और दोस्तों देखा जाए कि हमारा नाभिकीय जो है इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा की स्थापना किया गया दोस्तों, जैसे ट्राम्बे में, नरोरा में, कलपक्का में, ककरापार है, ये सभी का किया गया। तो ये सभी को देखा जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। क्यों परिवर्तन आया, क्यों आपके अंदर क्यों विकास आया, क्यों, क्योंकि ये साइंस का जो है, साइंस डेवलपमेंट, साइंस का विकास हुआ है। ये सभी क्यों हुआ, साइंस के विकास से हुआ। तो दोस्तों ये दोस्तों सब परिवर्तन आ गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप जो है इंडिया के इस कोने में है और आपको सामान इस कोने में पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप सामान इस कोने से उस कोने पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। आप ट्रेन से सामान को भेज सकते हैं, आप गाड़ियों सामान को भेज सकते हैं, आप वायुयान से सामान को भेज सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आगे देखा जाए एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया दोस्तों। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे परिवर्तन आए। तो देखा जाए पहले हमारा क्या था, पहले परंपरागत विधियां होती थी कृषि उत्पादन की। जैसे क्या करते थे लोग, जुताई करते थे बैल से, हल से, और जो है कि वर्षा पर ही डिपेंड रहता था। बारिश होगी तो खेती कृषि होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो कृषि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई दोस्तों, क्या हुआ, एकाएक परिवर्तन आ गया। एकाएक परिवर्तन आने से क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ, यंत्रों मतलब मशीनों का उपयोग बहुत ढेर सारा बढ़ गया। जुताई के लिए ट्रैक्टर, जुताई, गुड़ाई, कटाई, बुनाई, सबके लिए एक एक मशीनें आ गई दोस्तों। अब मशीनें आने से क्या हुआ, लोगों को काम करने में आसानी और काम करने में थोड़ा सा आसानी मिल गई और समय की बचत होने लगी। इसके अलावा क्या हुआ दोस्तों, उन्नतशील बीजों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या थे, पुराने बीज चलते थे, उसमें उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्नतशील बीज आ गए। जब उन्नतशील बीज आ गए तो उसमें उत्पादन बढ़ गया दोस्तों, ठीक। अब उन्नतशील हमारे बीज आ गए। इसके बाद क्या थे कि जो कीटनाशक आ गए, मतलब कीट लग जाते थे उसमें, फसल को खा जाते थे। उसके लिए क्या आया कि अच्छे कीटनाशक दवाइयाँ आ गई। अब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने से क्या होता था कि कीटों का असर जो है फसल पर नहीं पड़ता था। अब फसल पर नहीं पड़ता था, क्या हुआ, कृषि उत्पादन में एकाएक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जहाँ दोस्तों 70 साल पहले हम लोग किसी दूसरे देश से अनाज मंगवा कर खाते थे, मतलब हमारे देश में इतना उत्पादन नहीं होता था कि हम अपने खाने भर का उत्पादन खुद से कर पाएं। वहीं आज हम जो है अपने यहाँ इतना उत्पादन कर ले रहे हैं कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब बाहर भी निर्यात कर ले जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमारा विज्ञान के विकास से ही कृषि क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए
आगे देखा जाए दोस्तों मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन देखिए कि क्या होगा दोस्तों, मत्स्य पालन का भी क्षेत्र क्या था, पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे उसमें मछलियों के जो वैरायटी है उन वैरायटियों को अलग अलग प्रकार से लाया गया, उनमें कुछ हाइब्रिड वैरायटी लाया गया, कुछ परिवर्तन लाया गया और धीरे धीरे उनके में विज्ञान का प्रयोग किया गया, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ गया, क्या, फिशिंग का। और देखिए कुक्कुट पालन सेम ऐसे ये भी किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, आधुनिक ईंधन। आधुनिक ईंधन हमारा क्या है, मॉडर्न फ्यूल। देखिए पहले क्या था कि पहले जो था लोग कैसे खाना बनाते थे, पेड़ों की पत्तियों से, लकड़ी से, उपले से खाना बनाते थे। अब क्या हुआ कि उसमें क्या निकलता था, धुआं निकलता था, जो घर की औरतों को, महिलाओं को आँख में लगता था तो आँख में प्रॉब्लम होती थी, उनके फेफड़े में जाता था तो फेफड़े में प्रॉब्लम होने लगती थी। लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ तो धीरे धीरे उसके स्थान किसने ले लिया, उसका स्थान ले लिया आपका एलपीजी ने, एलपीजी गैस ने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ने ले लिया। अब क्या था, ये ईंधन क्या आता था, इसमें प्रदूषण नहीं होता था, इसमें धुएं नहीं निकलते थे, तो ये हमारा ले लिया, जिससे क्या हुआ कि घर की औरतों को काम करने में आसानी हुई और उनको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, एलपीजी क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है, मिक्सर होता है। प्रोपेन होता है दोस्तों और ब्यूटेन होता है। ठीक, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, दोनों को मिक्स करके हाई प्रेशर पे दोस्तों सिंथेसिस किया जाता है, मतलब उसमें सिलेंडर में भरा जाता है, जिससे क्या होता है, ये लिक्विड हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस ही होता है, लेकिन इसको जब खूब ज़्यादा दबाया जाता है, आप सिलेंडर उठाएंगे देखेंगे तो उसमें जैसा रहेगा कि जो लिक्विड की तरह कुछ रहता है, तो वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। ये दोस्तों क्या है कि आधुनिक ईंधन के माध्यम से हम जो है बीमारियों से बचाव कर रहे हैं, मतलब बहुत सी बीमारियां खत्म हो गई। ठीक, तो दोस्तों देखा जाए तो विज्ञान के उपयोग से हमारा क्या हुआ, आधुनिक ईंधन में ढेर सारा परिवर्तन आया। अब देखिए आधुनिक ईंधन में क्या हुआ, अगर पहले देखा जाए तो गाड़ियां कैसे चलती थी, ठीक, गाड़ियों के लिए विशेष प्रकार के ईंधन नहीं थे। अब क्या हुआ, सीएनजी आ गया, जिससे क्या हुआ, पॉल्यूशन हमारा कम हो गया। पहले पेट्रोल से गाड़ी, डीजल से गाड़ियाँ चलती थी और मिट्टी के तेल या पेट्रोल से, लेकिन जैसे सीएनजी आया तो और परिवर्तन आ गया दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया आपका। चलो आगे देखते हैं। आगे देखा जाए दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है दूरस्थ शिक्षा। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, इसका मतलब होता है कि जैसे एक लड़का आपका इंडिया में है यहाँ पर और उसका यूनिवर्सिटी क्या है, यूएसए में, क्या है, हम इंडिया में हैं, ठीक है, और एक उसकी वो यूएसए में पढ़ना चाहता है। ठीक, कहाँ पढ़ना चाहता है, अमेरिका में। तो ये क्या करता है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के द्वारा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। इसी को हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, कैसे पढ़ सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से, बिना क्लास वहाँ पर की है। ठीक, तो दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन वो अपना कोर्स और क्लास कंप्लीट करते हैं कैसे, ऑनलाइन या किसी समाचार, किसी पत्र के माध्यम से, ये सभी के माध्यम से करते हैं। लेकिन अब विज्ञान जैसे विकास किया तो अब देखो, जैसे मान लीजिए आपको फॉरेन में कोई डिग्री लेनी है तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लेने से क्या होगा, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख ले जाएंगे, वहाँ से पूछ ले जाएंगे, पढ़ ले जाएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि विज्ञान के विकास से दूरस्थ शिक्षा जो है बहुत तेजी से इसका विकास हुआ। ठीक है, अब दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या होगा, टेलीविजन भी आ गया, आप टीवी देख देख के बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब भी आपका दूरस्थ शिक्षा का एग्जाम्पल माना जाता है। हम दूर हैं, आप दूर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये भी दूरस्थ शिक्षा हो जाएगा। ठीक, रेडियो से, मतलब बहुत कुछ उपयोगी सामान है। कंप्यूटर से हम दूरस्थ शिक्षा का उपयोग भरपूर कर रहे हैं, मतलब दूरस्थ शिक्षा में परिवर्तन आया है दोस्तों। किसके विकास से, विज्ञान के विकास से। समझ में आ गया दोस्तों, आपको इतना क्लियर हो गया होगा, पूरा एक एक समझ में आ गया होगा कि विज्ञान के विकास से, मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब क्या क्या परिवर्तन लाया, परिवहन में क्या परिवर्तन लाया, चिकित्सा में, जनसंचार में, मनोरंजन में, उद्योग में, कृषि में, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन और दूरस्थ शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन लाया। अब देखिए आगे, देखिए दैनिक समस्याओं के समाधान में विज्ञान की भूमिका। जैसे रोज की समस्याओं को समाधान करने में विज्ञान की क्या क्या भूमिका होती है। अब देखो क्या है, घरेलू जीवन की समस्याओं के समाधान में भूमिका। घरेलू जीवन मतलब आपके घर में बहुत ढेर सारी समस्याएं, जैसे खाना बनाने की समस्या,
तो बहुत ढेर सारे मशीनें आ गई खाना बनाने की, ठीक है। तो घर में समस्याएं बहुत हो गई। और जैसे कोई बार आपको बताया घर में क्या हुआ, एलपीजी सिलेंडर आ गया, ठीक है, एलपीजी चूल्हे आ गए, धुएं से धुएं से हमारा बचा जा सकता है। और विभिन्न प्रकार के पंप आ गए, जैसे आपको पानी ढोने की समस्या नहीं होगी, आप पानी को छत पर से चढ़ा सकते हैं टंकी में, वहाँ पर जा करके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ये सभी हमारा घरेलू समस्या का समाधान हो गया। शैक्षिक समस्याओं का समाधान दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आप लोग शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा में एकाएक परिवर्तन आया। क्या हुआ कि अगर हमारा शिक्षक जो है बच्चों की इच्छा के रुचि के अनुसार समझ समझ करके उनको पढ़ा सकता है, ठीक है, उनके रुचि के अनुसार पढ़ा सकता है, उनको हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करा सकता है, जैसे कि हमारा वीडियो दिखा सकता है कोई चीज़, ठीक है, दिखा करके पढ़ाएगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। औद्योगिक समस्याओं में समाधान, अगर इसके पहले वाले में अगर आप समझे होंगे ना तो अच्छे से समझ ले जाएंगे। आगे देखिए कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान, ये सभी आप कर ले जाएंगे ना, पिछला वाला अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो पूरा कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान, भाई बीमारियों का इलाज होने लगा। मनोरंजन संबंधी समस्याओं का समाधान, कि पहले मनोरंजन बेसिक था, कुछ नहीं था, बहुत टीवी नहीं हुआ करता था, और क्या हुआ अब धीरे धीरे परिवर्तन आया, टीवी आ गया, वीडियो गेम आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, सब प्रकार से हमारे पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो गए, ठीक है। सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान में भूमिका, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप कर ले जाएंगे। सामाजिक समस्याओं के समाधान में भूमिका, क्या क्या विज्ञान की भूमिका है दोस्तों, ये सब आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या है कि पीडीएफ के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हमारे, उसका नाम दोस्तों रहता है स्टडी टेक्निक 95। आप टेलीग्राम में जाएंगे, खोजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा और, कि मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्या लाभ मिले हैं, ठीक है। बस अगर आप भी पहले जो हम बताएं ना उसको समझ गए होंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ लेंगे। जैसे देखो क्या है विज्ञान और आधुनिक सभ्यता, तो विज्ञान से क्या हुआ, हमारा आधुनिक सभ्यता में परिवर्तन आया। घरेलू जीवन पर प्रभाव, हमारा घरेलू जीवन पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, वही बताया ना, एलपीजी का यूज हो गया, और खाना बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनें आ गई, और मतलब बहुत ढेर सारी परिवर्तन आए, आप कर सकते हैं इसके बारे में। मानवीय चिंतन के दृष्टिकोण का प्रभाव, पहले लोग सोचते थे कि हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, अब बहुत कुछ दोस्तों देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मानव शांति पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, मानव को उपयोगी ज्ञान देना, इंटरनेट के माध्यम से आप जो अपने उपयोगी जैसा आप ज्ञान चाहते हैं वैसा आपको ज्ञान मिल जाएगा, ठीक। आगे देखिए अनुशासनात्मक ज्ञान देना, संस्कृति का ज्ञान देना, वैज्ञानिक अभिरुचि का ज्ञान देना, खाद्य पदार्थ है। आगे देखिए दोस्तों वस्त्र, आपको क्या होगा, पहले क्या था, कंपनियां नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, तो आपके वस्त्र जो थे वो हाथ से बनाए जाते थे, धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। भवन के निर्माण में पहले जो है धीरे धीरे मशीनें आ गई तो हमारा भवन का निर्माण थोड़ा तेजी से हमारा हो रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य रक्षा हो गया दोस्तों, ये सभी आप कर ले जाएंगे। धातुएं, मिश्र धातुएं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक भाई विज्ञान आया, विज्ञान के परिवर्तन से प्लास्टिक और कांच में धीरे धीरे, पहले प्लास्टिक कांच नहीं हुआ करते थे, लेकिन मशीनें आई, मशीनें विकास की, धीरे धीरे प्लास्टिक और कांच आने लगे। धातुएं, मिश्र धातुएं, अब धातुओं का क्या फर्मेंटेशन किया गया, उनको धातुओं का अलग करने की प्रक्रिया को हम कर ले गए। ईंधन आ गया, सौंदर्य प्रशासन के विभिन्न प्रकार के क्या हो गए हमारे उपकरण आ गए, कि विभिन्न प्रकार की क्रीम, पाउडर, ये सभी क्या हुआ, कैसे डेवलप हुए, ये सभी हमारे डेवलप हुए विज्ञान के कारण, ठीक है। रंग, वार्निश और रंजक आ गए, विज्ञान से ही आ गए। पढ़ने लिखने की सामग्री, पेन आ गई, आज अच्छे अच्छे पेन आने लगे, कॉपी की क्वालिटी सुधर गई है, पहले पेन नहीं हुआ करते थे। रद्दी पदार्थों का सदुपयोग, कोई पदार्थ वेस्ट हो जाता है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अंतरिक्ष अभियान मतलब कि हम जो मार्स मतलब मंगल पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, किसके कारण, विज्ञान के कारण जा रहे हैं। आगे देखिए आगे हमारा युद्ध में रसायन विज्ञान का प्रभाव। अब ये क्या होता है, युद्ध में रसायन विज्ञान का प्रभाव का मतलब हो गया दोस्तों कि युद्ध में देखिए अब परमाणु बम का प्रयोग होने लगा, हाइड्रोजन बम का प्रयोग होने लगा, मिसाइल का प्रयोग होने लगा, ये सब हमारा क्या केमिकल रिएक्शन होता है, तो रसायन विज्ञान का प्रभाव हो गया। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ठीक है, विज्ञान के द्वारा लोग दोस्तों आपस में एक दूसरे को के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो। शक्ति के साधनों का विकास, अब देखिए अपने भारत के पास विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हो गई हैं, शक्तिशाली हो गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में बताए चुके हैं। आगे देखिए औद्योगिक विकास में तीव्रता इत्यादि, यही सब हमारा क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके प्रभाव।
आगे देखिए कि मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्या हानियां होती हैं, इसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। अब देखिए लाभ तो बहुत ढेर सारे मिले, लेकिन आपको हानियां भी मिली। हानियां क्या क्या मिली दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए आपने विकास कर लिया, ठीक है, विकास तो कर लिया बहुत ढेर सारा है, लेकिन आपने मान लीजिए टीवी बना लिया, फ्रिज बना लिया, कंप्यूटर बना लिया। अब मान लीजिए आपने बना लिया फ्रिज, क्या बना लिया दोस्तों? फ्रिज, फ्रिज बना लिया। अब फ्रिज बना लिया, इसमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस आती है, ठीक है, क्या आती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC जिसको कहते हैं। तो वो गैस आती है, वो गैस हमारा क्या है, जा करके वायुमंडल में जाती है, वहाँ पर ओजोन परत में छेद कर रही है, छिद्र कर रही है, जिससे क्या होता है, अब जब ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो अल्ट्रा ओजोन परत का काम क्या होता है? अल्ट्रा वायलेंट, मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना। अब क्या हो जाएगा, जब ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो ओजोन परत क्या करेगा? सूर्य से आने वाले जो किरणें हैं उनको रोक नहीं पाएगा। अब उनको दोस्तों रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा? सूर्य की अल्ट्रावायलेंट या पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आएगी तो उससे क्या होगा? विभिन्न प्रकार के रोग, कैसे? चर्म रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे, आँख की समस्या आ जाएगी, लोगों को आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग देख नहीं पाएंगे, अंधे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। आगे देखा जाए, और सेकंड, पहला बात ये आपका हो गया। दूसरा बात अगर देखा जाए तो अब देखिए कृत्रिम मशीनों का युग, औद्योगिक क्रांति आ गई है तो मशीनों का युग हो रहा है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, और मशीनों का प्रयोग हो रहा है तो मशीनों से कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसको नदियों में, हमारा नदियों में क्या मतलब नदियों में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। जैसे जो मशीनों से, बड़े बड़े कारखानों से वेस्ट निकलता है, उसको क्या किया जाता है? नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? नदियों का पानी जो है क्या हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी में जल प्रदूषण बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है, उर्वरकों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है दोस्तों, और कीटनाशक के प्रयोग से क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे देखिए ट्रांसपोर्टेशन का विकास देखा जाए तो हमारा क्या हुआ? यातायात का विकास हुआ, लेकिन यातायात के विकास से हमारा क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, धुएं आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, उनसे विभिन्न प्रकार की आवाज़, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये सभी प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे देखा जाए दोस्तों कि और क्या है, अगर देखा जाए आगे तो अब जब विकास कर लिया किसने? विज्ञान ने विकास कर लिया। तो पहले क्या थे? तालाब, कुएं थे, तो पानी का जल स्तर क्या था? कम था, ऊंचा था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या, ट्यूबवेल लगा दिए गए, जिससे जल स्तर का जो है, जल स्तर को नीचे की जो है मतलब धरती के नीचे का जो पानी था उसको ज़्यादा मात्रा में ऊपर ले आया जाने लगा, जिससे क्या हुआ दोस्तों कि पानी की कमी पड़ने लगी, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए कि हानियां होने लगी दोस्तों। हानियां तो बहुत ढेर सारे हैं दोस्तों। अब देखिए डीजे बजता है तो क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, तालाब कुएं सूखते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? समस्याएं हैं। अगर देखा जाए पर्यावरण प्रदूषण से बहुत ढेर सारी समस्याएं दोस्तों उत्पन्न हो रही है, ठीक है। आगे देखा जाए जंगल को काटे जा रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, उपजाऊ जमीन बंजर हो रही थी। ये सभी हमारे क्या हो रहे हैं? जो हानियां हो रही हैं। किससे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्या हानियां हो रही हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आपका एग्जाम से रिलेटेड। देखिए एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, तो यूपी बोर्ड का एग्जाम दोस्तों आपका शुरू होने वाला था 24 अप्रैल से, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो 24 अप्रैल से शुरू होने वाला था। तो लेकिन अब आपका एग्जाम आपने देख लिया होगा, एग्जाम 2 मई के बाद से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 2 मई को आपका जो है यूपी में जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, प्रधानी का चुनाव हो रहा है, उसका क्या आ जाएगा? रिजल्ट। तो 2 मई के बाद से आपका होगा, ठीक है। तो अब देखिए तो 24 से आपका होने वाला था, ठीक है, और कब तक होने वाला था आपका? 2 मई से 24 से आपका 12 तक होने वाला था दोस्तों, ठीक है। अगर देखा जाए तो अब देखो 2 मई से आपका चुनाव हो, मतलब 2 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 मई को अगर देखा जाएगा, 2 मई के बाद से तो आपका पेपर, मतलब इनका पेपर होगा। तो इनके पेपर अगर टाला जा रहा है तो आपका भी पेपर होने की संभावना तो नहीं है। तो आपका भी पेपर मतलब 2 मई के बाद होगा। अब देखिए 2 मई के बाद इनका पेपर कराया जाएगा, तो इनका पेपर कम से कम 20 दिन चलेगा, ठीक है। तो अगर 2 मई से शुरू करेंगे तो भी ये 22 मई को ख़त्म हो जाएगा।
तो लेकिन 2 मई से तो शुरू नहीं होगा, कम से कम 5 या 10 मई से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका पेपर 25 से 30 के बीच में, 25 और 30 मई के बीच में क्या होगा दोस्तों, इनका पेपर 25 से 30 मई के बीच में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसका, यूपी बोर्ड वालों का पेपर। ठीक है, इतना इन लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। कब तक, कि 25 से 30 मई में तक इनका पेपर हो जाएगा खत्म। इसके बाद ही आपका पेपर होगा। इसके पहले दोस्तों आपका पेपर होने का उम्मीद कोई नहीं है दोस्तों। ये मान लीजिए कि आपका पेपर जून के स्टार्टिंग में या मई के लास्ट वाले वीक में होने का पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर अब समय तो है, आराम से क्या करें, पढ़ाई को बंद कर देते। नहीं, अभी आपको क्या करना है, देखिए अब आपको समझदारी से काम करना है। जैसे आपका एग्जाम में समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यूपी टेट का नोटिफिकेशन देख लिए हैं कि क्या है। यूपी टेट हमारा 25 जुलाई से आपका जो है 25 जुलाई को आपका पेपर है। ठीक है, 25 जुलाई को आपका पेपर है, जानते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारा मान्य नहीं है। ठीक है भाई, मानते हैं, चलो मान्य होगा या नहीं होगा बात अलग है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास समय है, उपयुक्त समय है, आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, भले आप माँ का मान्य हो या ना हो। दोस्तों अगर मेरा देखा जाए तो हम लोग जो हैं दोस्तों 2018 बैच के हैं। क्या है, 2018 बैच के हैं। और पिछली बार हम लोगों का मान्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया था जिसमें दोस्तों मेरा पहली बार में 113 मार्क्स आया था। ठीक है, अब की बार दोस्तों दोबारा फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे यूपी टेट का, देखेंगे 130 प्लस स्कोर करेंगे आराम से। दोस्तों स्कोर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ पेपर नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मैं जिस सिचुएशन में अभी इस समय आप लोग हैं कि आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, यूपी टेट का फॉर्म आप भरिए और तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग 5 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे में क्या करिए, 2 घंटा आप सेमेस्टर पढ़िए हर एक सब्जेक्ट सेमेस्टर का, और 3 घंटा आप पढ़िए यूपी टेट की तैयारी। अगर करना हो तो यूपी टेट आराम से आप पढ़िए, क्योंकि पेपर देना भले मान्य होगा नहीं होगा, आपको यूपी टेट देना है दोस्तों, ये पक्का। मान लीजिए 25 जुलाई को आपको पेपर देना, आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक, आप लोग पहले सेमेस्टर का जो मार्कशीट होगा उसको अटेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक, उसके अनुसार आप लोग पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पेपर जो है फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक, दूसरी बात, आप तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, भले देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी बार आपने दिया और आपका 100 नंबर आ गया। ठीक है, 100 नंबर आ गया तो आप समझ लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाएगा कि हमारा नंबर आ गया 100 नंबर, हम अब यूपी टेट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग होंगे जिनको पढ़ने में तेज होंगे, उनको 130 नंबर 140 नंबर आ रहा, उनकी बात दोस्तों हम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि मेरा यूपी टेट में 90 नंबर भी नहीं आएगा। इसको जांचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है दोस्तों, आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कोई भी नेट से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए। ठीक, और 150 में 150 क्वेश्चन को आप खुद से हल करिए और मिलाइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। मान लीजिए आपके 50 या 60 नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग समझिए आपको 100 नंबर कम से कम लाना है। 100 नंबर से कम टारगेट मत मानिएगा। अगर पेपर कठिन आएगा तो मान लीजिए 10 नंबर कम हो जाएगा, आपका 90 नंबर आ जाएगा। पेपर आसान आएगा तो 10 नंबर बढ़ जाएगा। वो पेपर के लेवल के ऊपर होता है, लेकिन आप अगर 100 नंबर का टारगेट मान के चल रहे हैं तो आपका पेपर में 10 नंबर आगे या 10 नंबर पीछे होगा दोस्तों। इतने इससे ज़्यादा दोस्तों आगे पीछे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरी मानिए तो आप क्या करिए, एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर साल पेपर ले लीजिए, किसी भी राइटर की, किसी भी प्रकाशन की बुक ले लीजिए। उसको आप लोग पहले उस पे 10 साल का पेपर जो भी है, उस 10 साल के पेपर को एनालिसिस करिए, पढ़िए। ठीक है, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन क्या आता है, हिंदी का क्वेश्चन देखा जाए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, ये सभी से आपका क्वेश्चन आता है। एक हमारा आ जाएगा, हमारा पैसेज आ जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे आपका देखा जाए बाल विकास का कुछ टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैथ्स का देखा जाए, पर्यावरण का, अगर आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा हाँ यार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादातर टॉपिक आपने पढ़ा होगा, चाहे जहाँ पढ़ा होगा, चाहे आप सेमेस्टर पढ़े होंगे, चाहे आप पीछे कहीं आपकी स्कूल में, इंटर में, हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। ठीक है दोस्तों, कठिन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को लेना है, किसी प्रीवियस ईयर पेपर का साल बुक ले करके उसको आप लोग 1 बार 2 बार उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद समझ लीजिए।
ठीक है। आप जब उसको आप समझ लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। और कहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कहाँ से, देखिए क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको संधि से क्वेश्चन आया तो ये पक्का मानिए कि अगली बार भी संधि से क्वेश्चन आएगा। भले आपका हो सकता है कि संधि, मान लो आपकी बार संधि दे दिया, अगली बार व्यंजन संधि दे दिया, अगली बार हमारा विसर्ग संधि दे दिया, तो क्वेश्चन आपका संधि से पूछेगा। बस क्वेश्चन का दोस्तों पूछने का प्रक्रिया या क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे, क्वेश्चन का दोस्तों नेचर बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर एक ले आना है। उस प्रीवियस ईयर पेपर को आप पूरे से अच्छे से 10 साल के पेपर को एनालिसिस करना है, ठीक। और सबसे अच्छा तैयारी करने के आपके पास इस समय क्या है, आप लोग सेमेस्टर की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर की बुक से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में, हम बताएंगे कौन कौन सी बुक लेकर के आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो दोस्तों हमने वहाँ पर डाला था, उसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कौन कौन सी बुक आप लेकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद को आंकना है कि हम कितने पानी में हैं। आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, लगाने के बाद कमेंट करिएगा सर हमारा इतना नंबर आ रहा है। अगर कोई समस्या होगी दोस्तों तो हम उसको जो है बताएंगे कैसे कैसे हल करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नहीं करेंगे, देखिए करना तो आपको है ही, टेट आपको देना है, सीटेट आपको देना है, बिना निकाले आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना हम इस खाली समय में उसका सदुपयोग कर लें, भले हमारा मान्य हो या ना हो उसकी बात अलग होती है, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तैयारी शुरू कर देना है टेट की, ठीक है। सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहिए, टेट की भी तैयारी करते रहिए। जो भी होगा थोड़ा सा हमको क्या है उसके बारे में जानकारी है तो उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई होगी दोस्तों, अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो दोस्तों कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।